नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखेंगे आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है तो उसमें जो भी आपके जीएस से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि मॉक टेस्ट में अब जो आपके टॉप 20 सीरीज आपकी चल रही है मॉक टेस्ट के आधार पर, तो उसमें टॉप 20 आपके जो क्वेश्चन होते हैं जीएस के, तो उन्हें आप मेरे साथ हल करने का सभी प्रयास करते हैं। तो इसमें देखेंगे जो आज का आपका प्रथम क्वेश्चन है, तो प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर है कि रियाद किस देश की राजधानी है। तो इसमें ऑप्शन आपका बांग्लादेश है, इनमें से कोई नहीं, म्यांमार, सऊदी अरब। सभी बताएंगे कमेंट करके कि जो रियाद है, रियाद किस देश की राजधानी है। जी बताएं, सभी कमेंट करेंगे रियाद किस देश की राजधानी है। सभी कमेंट करके बताएं रियाद किस देश की राजधानी है। सभी बताएंगे कमेंट करके। जी जो रियाद है, रियाद ऑप्शन डी आप बता रहे हैं। ऑप्शन डी क्या है आपका? सऊदी अरब। ऑप्शन डी में क्या है आपका? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है आपका? रियाद। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। बांग्लादेश की आप पढ़ते हैं जी, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की आप पढ़ते हैं, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। क्या है? ढाका है। और म्यांमार की क्या है? म्यांमार की आपकी नेपीता या नई पेईता भी आपकी बोल देते हैं। और सऊदी अरब की क्या है? रियाद। क्या है आपका? रियाद सऊदी अरब की। तो याद रखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुने हुए जो आपके सदस्य हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष है, 8 वर्ष है, 2 वर्ष है या 6 वर्ष है? बताएंगे सभी कमेंट करके। राज्यसभा में चुने हुए सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष, 8 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष? सभी बताएंगे कमेंट करके। राज्यसभा में चुने हुए सदस्य का कार्यकाल, जी आप बता रहे हैं कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। तो राज्यसभा में चुने हुए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो आप सब जानते हैं, जैसे 2 सदन होते हैं, 2 सदन आपके होते हैं, 2 सदन, ठीक है। तो 2 सदन आपके, 2 सदन होते हैं आपके केंद्र में, और 2 सदन आपके कहाँ पे होते हैं? 2 सदन होते हैं आपके राज्य में, केंद्र में, और 2 कहाँ पे होते हैं? राज्य में। केंद्र में एक क्या होता है? एक तो होता है आपका लोकसभा। क्या होता है आपका? लोकसभा। और एक कौन सा होता है? एक होता है आपका राज्यसभा। ऐसे आपका जो राज्य है, राज्य में भी एक क्या होता है आपका? एक होता है विधानसभा, और एक क्या होती है जी? एक होती है विधान परिषद। एक होती है विधान परिषद। क्लियर हो गया। विधानसभा और विधान परिषद। तो आपको याद रखना है, जो आपका निम्न सदन होगा, निम्न सदन राज्य का कौन सा है? लोकसभा, मतलब राज्य का कौन सा है? विधानसभा। और केंद्र का कौन सा आपका? केंद्र का कौन सा है? लोकसभा। तो और आपका उच्च सदन केंद्र का है राज्यसभा, और राज्य का कौन सा है? विधान परिषद। जो आपका जो निम्न सदन है, निम्न सदन में जो आपका कार्यकाल होगा, कार्यकाल आप याद रखेंगे, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आपका? 5 वर्ष का, ठीक है। ऐसे विधानसभा में जो सदस्य का कार्यकाल है कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। राज्यसभा में कितने का होगा जी? यहाँ भी आपका 6 वर्ष का होता है। और विधान परिषद में कितने का होता है? 6 वर्ष का। क्लियर हो गया। तो जो उच्च सदन है, उस सदन में जो सदस्य चुना गया है उसका सामान्य कार्यकाल कितना होता है? उच्च सदन में होता है 6 वर्ष, और निम्न सदन में पूछे तो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। तो ज्यादातर जितने भी आपके चुनाव वाले आपके समूह है, सब में कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद ये आपके 2 ऐसे अंग हैं कि इनका जो आपका कार्यकाल है सदस्य का कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। आप यहाँ पे याद रखेंगे। और जैसे लोकसभा का जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। याद रखेंगे। जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित है? 25 वर्ष। और जो उच्च सदन है, उस सदन के लिए कितनी होनी चाहिए? 23 वर्ष। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, कितने वर्ष होनी चाहिए आपके? 23 वर्ष। कितने वर्ष होनी चाहिए? 23 वर्ष। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 24 अक्टूबर, 30 नवंबर, 20 अक्टूबर, 27 नवंबर। सभी बताएंगे, क्वेश्चन में कमेंट करेंगे सभी कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में सभी बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे सभी संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस आप सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? 24 अक्टूबर। क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है कब की गई थी? ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। कब की गई? 24 अक्टूबर 1945। और आपसे पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपका कहाँ पर है? यूएसए में। कई बार क्वेश्चन ये पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र के स्थापना में किन दो आपका नेताओं का योगदान माना जाता है? कौन से दो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है उसके लिए आपका ये सुझाव दिया था? तो दो नेता हैं, एक तो आपके यूएसए के राष्ट्रपति थे, इनका नाम क्या है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। एक तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन लेकिन याद रखेंगे। और एक इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था आपका? विंस्टन चर्चिल। तो दोनों के नाम आप याद रखेंगे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और दूसरे इनका नाम क्या है? विंस्टन चर्चिल। ये यूएसए के राष्ट्रपति थे। और ये कौन थे आपके? विंस्टन चर्चिल। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहां पर? न्यूयॉर्क, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? कौन बताएंगे सभी कमेंट करके? 5 स्थायी सदस्य कमेंट करेंगे, सभी बताएंगे 5 स्थायी सदस्य। तो 5 स्थायी सदस्य याद रखेंगे, ABCFR ऐसे याद रखेंगे, ABCFR। तो ए से क्या बन जाएगा? ए से तो बन जाएगा अमेरिका। ए से क्या बनेगा? अमेरिका। बी से क्या बन जाएगा? बी से बन जाएगा जी ब्रिटेन। सी से क्या बन जाएगा जी? सी से बन जाएगा चीन। एफ से क्या बन जाएगा? एफ से बन जाएगा जी फ्रांस। आर से क्या बन जाएगा? आर से बन जाएगा रूस। क्या बन जाएगा आपका? रूस। क्लियर हो गया। और वैसे संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्य देश कितने आपके? ये तो स्थायी सदस्य देश हैं। और कुल सदस्य देश अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कुल सदस्य देश कितने? 193। कौन है? कितने आपके? 193। क्लियर हो गया। तो इस संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी आपकी मिल चुकी है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसके बारे में आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर स्थित है? द हेग में है, वियना में, जिनेवा में, एम्स्टर्डम में। बताएंगे सभी कमेंट करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए क्या है आपका? द हेग। और द हेग कहाँ पर है? द हेग आपका नीदरलैंड में। द हेग आपका कहाँ पर है? नीदरलैंड में आपका है। तो द हेग शहर कहाँ पर है? नीदरलैंड आप पढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो आपका हेडक्वार्टर है, जो आपका कार्य है वो कहाँ पे? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपने पढ़ा होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? न्यायाधीशों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है। और एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? एक न्यायाधीश का कार्यकाल आप याद रखेंगे कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का एक न्यायाधीश का कार्यकाल आपका होता है। क्लियर हो गया। और आपसे पूछा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945 में। किस वर्ष की गई? 1945 में। और आप बताएंगे सभी कमेंट करके कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताएंगे सभी कमेंट करेंगे, बताएं सभी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपने नाम पढ़ा होगा, एक व्यक्ति है बेनेगल रमा राव। क्या नाम है? बेनेगल रमा राव। तो बेनेगल रमा राव ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। क्लियर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापना आपसे पूछे 1945। द हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है। न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। और पहले भारतीय कौन थे? बेनेगल रमा राव। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में या उड़ीसा में? बताएंगे सभी कमेंट करके। खजुराहो मूर्ति कला या खजुराहो मंदिर भी आपसे पूछ लेता है कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा। कमेंट करके बताएंगे सभी कहाँ पर स्थित है। तो जो खजुराहो मूर्ति कला आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और इनका जो आपका निर्माण है वो किसने करवाया था? जो आपके चंदेल वंश के शासक थे, चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। किसने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया। और क्या बोलते हैं? खजुराहो मूर्ति कला। आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? युद्ध में वीरता के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवाओं के लिए, या खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए? सभी बताएंगे कमेंट करके। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? युद्ध में वीरता के लिए, विशिष्ट समाज में सेवा के लिए, आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, खेल के क्षेत्र में। तो इसमें आप सब जानते हैं अर्जुन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। तो जो अर्जुन पुरस्कार अगर आप बात करें तो अर्जुन पुरस्कार जिस खिलाड़ी ने पिछले 4 वर्ष में अच्छा प्रदर्शन किया है तो उस खिलाड़ी को देते हैं। और अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी? 1961। इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? इसमें अब दी जाती है 15 लाख रुपए। कितनी धनराशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। तो याद रखेंगे 1961 15 लाख रुपए। आपको ये भी याद होना चाहिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो जो आपके कोच होते हैं, जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार उनके लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हमने कब की थी? 1985। इसमें भी कितनी धनराशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। एक और आपको याद रखना है, पहले तो इसको बोलते थे आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम है आपका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अगर आपसे पूछ रहा है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो आपको याद रखना है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1991। इसमें कितनी राशि दी जाती है जी? 25 लाख रुपए। तो ये विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है 25 लाख रुपए। और सबसे पहले आप जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को आपका दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो ये आपका क्लियर हुआ, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नव काले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य में बनाया जाता है? सभी बताएंगे। नव काले बारा जो उत्सव है ये कौन से राज्य में बनाया जाता है? बताएंगे सभी कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में, उड़ीसा में, केरल में या राजस्थान में? नव काले बारा उत्सव कौन से राज्य में बनाया जाता है? नव काले बारा। तो नव काले बारा बिहार में, उड़ीसा में, केरल में, राजस्थान में? बताएंगे सभी। नव काले बारा जो उत्सव है ये आपका उड़ीसा में बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में ये जब आपका बनाया जाता है, जैसे रथ यात्रा आप पढ़ते हैं, रथ यात्रा, रथ यात्रा कौन से राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। तो जब आपका आषाढ़ माह होता है, आषाढ़ माह, तो आषाढ़ माह में जब आपका 8 से 10 वर्ष बाद जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाती हैं, एक माह में कितनी पूर्णिमा आ जाती हैं? 2 पूर्णिमा आ जाती हैं। तो दूसरी वाली जो आपकी पूर्णिमा होती है तो तब हम कौन सा उत्सव बनाते हैं? तब बनाते हैं नव काले बारा। तो 2 पूर्णिमा आने पर दूसरी पूर्णिमा पर जो आपका उत्सव बनाया जाता है इसको क्या बोलते हो आप? नव काले बारा उत्सव बोलते हैं। कब बनाते हैं? आषाढ़ माह में, दूसरी पूर्णिमा में। 8 से 10 वर्ष बाद हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है। और रथ यात्रा भी कहाँ पे निकाली जाती है? आप सब जानते हैं उड़ीसा में रथ यात्रा आपकी निकल जाती है। रथ यात्रा तो आप बनते हैं पूरी उड़ीसा। कहाँ पे? पूरी उड़ीसा। तो ये भी आषाढ़ माह में आपकी निकाली जाती है। आषाढ़ माह में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो रथ यात्रा में आपको याद रखना है भगवान जगन्नाथ, क्या है? भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और क्या है? एक आपकी सुभद्रा। ठीक है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, इन तीनों के आपके रथ होते हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और क्या है आपका? भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और क्या है आपका? सुभद्रा। तीनों के रथ होते हैं, इनकी बोलते हैं रथ यात्रा। रथ यात्रा आपकी निकाली जाती है। तो जो इनके रथ हैं, अगर डीपली अगर हम बात करें कि जो जगन्नाथ का रथ है इसे किस नाम से जानेंगे, और जो बलभद्र इसका जो रथ है इसे किस नाम से जानेंगे, और जो आपका सुभद्रा का रथ है इसे किस नाम से जानेंगे, तो आपको याद रखने। तो इनके अगर रथ की बात करें, रथ के क्या नाम है? भगवान जगन्नाथ का रथ का क्या नाम है? इनका क्या नाम है? और इसका क्या नाम है? जगन्नाथ का जो रथ है इसे हम किस नाम से जानेंगे? बलभद्र का जो रथ है इसे किस नाम से जानेंगे? और उसके बाद में सुभद्रा का जो रथ है उसे किस नाम से? तो अभी आपको एक यहाँ से ट्रिक बताऊंगा मैं, उसी से याद हो जाएगा। तो इनको रथों के नाम याद रख। जगन्नाथ, तो जगन्नाथ, न से नाथ, न से नंदी घोष। ठीक है, नंदी घोष आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नंदी घोष। तो इसमें आपका फिर नेक्स्ट कौन सा है? नेह तल ध्वजा। तो दे बलभद्र, तो दे से बन जाएगा ध्वजा, तो तल ध्वजा, तल ध्वजा ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है
उसके बाद कौन सा है, ये यहाँ जैसे सुभद्रा है तो द्रा से बन जाएगा दर्प दलाना, क्या है आपका दर्प दलाना। तो ये आपको रथों के नाम है कि किस व्यक्ति के, जो आपके कौन से भगवान के रथ को किस नाम से जानते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसे नंदी घोष बोलते हैं, बलभद्र का जो रथ है उसे किस नाम से जानते हैं, तलध्वजा, और सुभद्रा का जो रथ है इसे किस नाम से जानते हैं, दर्प दलाना। क्लियर हो गया, नंदी तल दर्प ऐसे याद रखेंगे, जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध है, बक्सर का, इनमें से कोई नहीं है, वांडीवास का युद्ध। सभी बताएंगे कमेंट करके, सिराजुद्दौला नीर में से किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सभी बताएं, कमेंट करेंगे जी, किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो आप सब जानते हैं सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था। और जो आपने युद्ध पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757। तो 23 जून 1757 में हुआ। तो इसमें दो व्यक्ति लड़ रहे थे आपका, एक कौन था बंगाल का नवाब, कौन था आपका सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ये बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। और आपको याद रखना है एक तरफ कौन था, एक तरफ अंग्रेज आपका गवर्नर था, इसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था आपका, रॉबर्ट क्लाइव। ये दोनों लड़ रहे थे। और सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर। मीर जाफर ने धोखा दे दिया और उसके बाद में इस युद्ध में कौन हार जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। और कौन जीत जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। तो इस युद्ध को हम क्या बोलते हैं, प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध आप पढ़ते हैं 1764 में हुआ, जिसमें आपका बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, इन तीनों को हेक्टर मुन्नो ने पराजित कर दिया था। उसके बाद में वांडीवास का युद्ध आपने पढ़ा होगा, वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का जो युद्ध है ये, इसमें जो आपके अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। तो इस युद्ध के बाद जो आपका पूरी तरीके से जो आपका कब्जा है, फ्रांसीसी हट जाते हैं और पूरी तरीके से कब्जा किसका हो जाता है, अंग्रेजों का। ठीक है, तो वांडीवास का युद्ध आपने पढ़ा होगा 1760, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी केवल पांडिचेरी तक सीमित रह जाते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती किसे माना जाता है, पांडिचेरी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। जो राज्य हड़प नीति है उसका कट्टर समर्थक कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड वेलेजली था, लॉर्ड मिंटो था। सभी बताएंगे कमेंट करके। आसान सा क्वेश्चन है, कट्टर नीति, हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था, राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति आपने पढ़ा होगा, है से तो बन जाएगा हड़प, है से बन जाएगा हौजी, तो क्या बन जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। है से हौजी और है से बन जाएगा हड़प। तो राज्य हड़प नीति या इस नीति का दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे, गोद निषेध नीति। क्या नाम है आपका, गोद निषेध नीति इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है गोद निषेध नीति। ये भी याद रखेंगे, गोद निषेध नीति। तो इस नीति में क्या था, इस नीति में ये था अगर कोई भारतीय राजा है, उस राजा के पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो इस नीति के तहत क्या है, वो वाला राज्य आपका अंग्रेजों के अधीन आ जाता था और उसे बोलते हैं राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति आपने पढ़ा होगा, राज्य हड़प नीति के तहत आपका शामिल किए जाने वाला पहला राज्य कौन सा था, सतारा। सतारा कहाँ पर है, सतारा आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। उसके बाद में अन्य जो साम्राज्य शामिल किए, जैसे सतारा आपने पढ़ लिया होगा, फिर उसके बाद याद रखेंगे JSBUJN, ऐसे क्लियर हो जाएगा, JSBUJN। जे से क्या बन जाएगा, जे से बन जाएगा आपका जैतपुर बन जाएगा, एस से क्या बन जाएगा, एस से बन जाएगा आपका संभलपुर, बी से क्या बन जाएगा, बी से बन जाएगा बघाट, यू से क्या बन जाएगा, यू से बन जाएगा आपका उदयपुर, क्या बन जाएगा, उदयपुर। और जे से क्या बन जाएगा, जे से बन जाएगा झांसी, एन से क्या बन जाएगा, एन से बन जाएगा आपका नागपुर, क्या बन जाएगा आपका नागपुर। तो इनको भी आप याद रखेंगे, JSBUJN। ठीक है, JSBUJN से आपका क्लियर हो गया जैतपुर। जैतपुर के बाद क्या है, संबलपुर। संबलपुर के बाद क्या है, बघाट। बघाट के बाद क्या है आपका उदयपुर। उदयपुर के क्या है, झांसी। झांसी के बाद क्या है आपका नागपुर। क्लियर हो गया जी। ये आपके साम्राज्य थे, मतलब जो उस समय के राज्य थे, जो आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये आपके ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर लिए गए। तो पहला राज्य कौन सा था, सतारा महाराज। और आपसे पूछा जाए कि जो राज्य है आपकी पूछे जाएगी जो सहायक संधि, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य, तो आप पढ़ते हैं हैदराबाद।
फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये आपने पढ़े होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और है यहाँ से नोट करके कि ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो इन नियमों को फॉलो करता था लेकिन फिर भी उस पर क्या है, कुशासन का आरोप लगा दिया, बुरे शासन का। कुशासन का मतलब क्या है, बुरे शासन का आरोप लगा दिया। तो ऐसा राज्य कौन सा था, अवध। ठीक है, अवध। और अवध का शासक कौन था, वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा दिया कि यहाँ की जो जनता है वो आपसे खुश नहीं है, और वाजिद अली शाह को क्या है, अवध से आपका कोलकाता भेज दिया। कितने लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर, 12 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन। तो ऐसे भी याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसे कुशासन का आरोप लगाया, अवध। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार। बताएंगे, कमेंट करके बताएं सभी। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी कौन थे, सभी बताएंगे। तो धन्वंतरी आपने पढ़ा होगा, जो आप पढ़ते हैं जब आपने गुप्त वंश पढ़ा है, गुप्त वंश, तो गुप्त वंश में आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड को ही हम बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आपके धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी कौन थे, आपके प्रसिद्ध चिकित्सक। क्या थे, आपके प्रसिद्ध चिकित्सक। और यहाँ से आपको ये भी याद रखना है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, या इसको ही हम बोलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसके दरबार को हम नवरत्न दरबार या नवरत्न शासन काल भी इसको कहा जाता है प्राचीन काल में। क्योंकि एक तो आप पढ़ते हैं अकबर, और अकबर से पहले किसके शासन काल को बोलते हैं, तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल को नवरत्न शासन काल कहा जाता है। किसके को बोलते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड में के शासन काल में जो आपके नवरत्न थे वो कौन कौन थे, वो अभी याद हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से इनको याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कौन कौन है जी। तो ऐसे आपको याद रखना है। डी से तो बन जाएगा आपका धन्वंतरी, ए से बन जाएगा अमर सिंह, एस से बन जाएगा आपका शंकु, के से बन जाएगा कालिदास, सी एस से बन जाएगा आपका, इससे बन जाएगा छपणक, जी एस से बन जाएगा घटकरपर, बी से बन जाएगा बेताल भट्ट, वी से बन जाएगा वरुचि, और वी से बन जाएगा वरुचि, और वी से बन जाएगा वराह मिहिर। तो आपको याद रखने ही आपके नवरत्न याद रखेंगे इस तरीके से, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, कालिदास, छपणक, घटकरपर, बेताल भट्ट, वराहमीर और वरुचि। तो ये सब चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में रहते थे। और वैसे आपसे पूछे मध्यकाल में तो अकबर के शासन काल को बोलते हैं आपका नवरत्न शासन काल। अष्टप्रधान पूछे तो शिवाजी, और अष्टदिग्गज पूछे तो कृष्णदेव राय। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो आपको ये विदेशी यात्री है, तो विदेशी यात्री आपको बताना सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, और उसके बाद कौन आया। टॉमस रो, फाहियान, क्या है, फायान, तो फायान। और उसके बाद में क्या, हुवेन सांग, ये हेंग सांग हो रहा है, ये आपका हुवेन सांग, हुवेन सांग, ये आपका हुवेन सांग है, हुवेन सांग हो रहा है। तो आपको बताना है कि इनका जो क्रम है फाहियान, मैं इधर लिख देता हूँ फाहियान। तो आपको बताना इनका सही क्रम क्या है, कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। सर टॉमस रो ऐसे तो याद करना बड़ा मुश्किल है कि समय कुछ को आपका याद रहेगा। वेनसांग, वेनसांग किसके शासन काल में आया था, तो आप पढ़ते हैं हर्षवर्धन के शासन काल में आया था वेनसांग, हर्षवर्धन। फाहियान किसके में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में। दोनों चीन देश से यात्री आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड। और टॉमस रो, टॉमस रो किसके शासन काल में आया था, जहांगीर के शासन काल में, जहांगीर के में। तो अब आपका क्लियर हो गया कि जो फाहियान है, फाहियान आपका चंद्रगुप्त सेकंड। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 2। उसके बाद में आप पढ़ते हैं आगे की तरफ हर्षवर्धन का शासन काल है, तो 2, 3। और उसके बाद में सर टॉमस रो जहांगीर के शासन काल में, तो 2, 3, 1, 2, 3, 1। तो जो डी ऑप्शन है आपका ये सही रहेगा, 2, 3, 1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था। तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, 1926, 1926, 1928, 1925, 1919। बताएंगे सभी कमेंट करके। आसान सा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन। तो सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे, और जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, जॉन साइमन। और इसी कारण इसका जो विरोध किया गया साइमन कमीशन का, जो आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था 1919, तो उसकी समीक्षा के लिए आपका भेजा गया साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका जोरदार आपका विरोध हुआ,
और आपने पढ़ा भी होगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय सिर में लाठी का प्रहार होने के कारण किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय, पढ़ा होगा। तो आपको बताएं साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928। क्लियर हो गया, 1928। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर, लखनऊ, बंबई, कराची। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर, लखनऊ, बंबई या कराची। पढ़ा होगा आपने सभी ने। तो 1929 में आपका लाहौर में अधिवेशन हुआ। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ और पहले इसके अध्यक्ष बन रहे थे महात्मा गांधी, लेकिन उन्होंने अपने स्थान पर किसको बना दिया था? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के शासन मतलब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये आपका प्रस्ताव पेश हुआ। तो याद रखना है अधिवेशन कौन सा आपका? लाहौर। कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन आपने पढ़ा हो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। और आपका कितने लोगों ने प्रतिभाग किया था? 72 ने। और अध्यक्ष कौन थे उसमें? WC बैनर्जी, पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए दर्रों को उनके स्थान पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको दर्रे हैं और इसमें कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? तो ये आपका अलग आ रहा है इधर, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये इधर आपका गलत यहाँ पे आपका टाइप हो चुका है। तो जोजिला और बुर्जिल, बड़ा लापचा, ये बड़ा लाचा है वैसे, चलो बड़ा लाचा और आपका सिपकिला, थांगला, नीति और लिपुलेख, नाथुला और जयलेपला। आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। जोजिला, बुर्जिल, बड़ा लाचा, सिपकिला और थांगला, नीति और लिपुलेख और नाथुला और जयलेपला आपको बताना। जोजिला और बुर्जिल आप पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये तो आपका सही है। जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर। बड़ा लापचा, बड़ा लाचा है इसका नाम, और सिपकिला, बड़ा लाचा, तो बड़ा लाचा हो और सिपकिला हो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। बड़ा लाचा और एक कौन सा आपका? सिपकिला, और एक कौन सा है? रोहतांग। ये जो आपके तीन दर्रे हैं, बड़ा लाचा, सिपकिला और कौन आपका? रोहतांग, ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? ये तीनों दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? आपके हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए एक तो आपका ये गलत हो गया। उसके बाद में थांगला, नीति पास और लिपुलेख। तो नीति पास आपने पढ़ा होगा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रे, ये दोनों कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में। तो आपका ये भी गलत हुआ। और नेक्स्ट नाथुला और जयलेपला, ये पढ़ा होगा। तो नाथुला और जयलेपला दोनों कहाँ पर है? सिक्किम में। कहाँ पर? आपके सिक्किम। क्लियर हुआ? तो इसमें दो सही है, एक तो एक हो गया और एक कौन सा हो गया आपका? 4। 1 और 4, 1 और 4 आप मतलब सही नहीं है बताना है। तो सही नहीं कौन कौन से आपके? 2 व 3। और सही है पूछता तो 1 और 4। तो 2 व 3 जो इसमें पूछा है उसके आधार पर 2 व 3। क्लियर हो गया? 2 व 3 पहला ऑप्शन आपका सही है जी। आगे देखेंगे, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो दर्रा अभ्यारण्य है, घाट पिरबहा है, भैंसोरगढ़ है, भैंसोरगढ़ अभ्यारण्य है, या केवला देव या गहाना राष्ट्रीय उद्यान है? बताएंगे, कमेंट करके बताएं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य किस नाम से जानते हैं? बताएंगे सभी कमेंट करके। तो इसमें क्या है आप सब जानते हैं, भरतपुर में राजस्थान में है और इसे किस नाम से जानते हैं? केवला देव। क्या है आपका? केवला देव। केवला देव के नाम से इसे जाना जाता है, केवला देव। पढ़ा होगा आपने। जो सारस आती है यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, सारस के लिए प्रसिद्ध है आपका ये। नेक्स्ट आगे, मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं। मरीचिका उदाहरण है, मरीचिका किसका उदाहरण है? सभी बताएंगे कमेंट करके। केवल प्रकाश के अपवर्तन का है, पूर्णांतरिक परावर्तन का है, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन का, प्रकाश के परिक्षेपण का। सब जानते हैं जो मरीचिका होता है इसे बोलते हैं वास्तव में तो मिरग मरीचिका। क्या है? मिरग मरीचिका इसको बोला जाता है। मिरग माने क्या होता है? हिरन। तो हिरन जब आपका रेगिस्तान इलाके में होता है तो वहाँ पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मिरग को यानी हिरन को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे आपका जल भरा हुआ हो, तो ऐसे हिरन दौड़ता रहता है और इसी घटना को क्या बोलते हैं? मिरग मरीचिका। तो मिरग मरीचिका किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, दोनों आप कर लेंगे, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरण ताल, तरल तरल नहीं, तरण ताल, तरण ताल क्या है आपका, तरण ताल, तरण ताल लिखा हुआ है ये तरण ताल, या इंग्लिश में बोल देते हैं स्विमिंग पूल। क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल। क्या बोलते हैं इसको, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल आपका कहा जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। स्विमिंग पूल या हिंदी में क्या बोल देते हैं, तरण ताल। तो तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। यह किसका कारण है, अपवर्तन का है, प्रकाश के प्रकीर्णन का है, परावर्तन का है, व्यतिकरण का है। बताएंगे, कमेंट करके बताएं यह किसका आपका उदाहरण माना जाता है। तो आपको याद रखना है किसका उदाहरण, आपका अपवर्तन। किसका उदाहरण है, अपवर्तन। किसका है जी, अपवर्तन। क्लियर हो गया जी, अपवर्तन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जब गर्म पानी को अपेक्षाकृत अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, मतलब जो गर्म पानी है तो अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकूल होता है। सभी बताएंगे कमेंट करके। जब गर्म पानी को अपेक्षा अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। बताएं सभी मतलब सभी बताएं कमेंट करके इसका कारण क्या है जी। तो इसका क्या है कारण, तो अचानक ही जो गिलास है वो क्या हो जाता है आपका, अचानक गिलास संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, संकुचित हो जाता है। ये इसका कारण है, ये आपको ध्यान रखना है जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षा गर्म होती हैं क्योंकि बादल, अब आपको बताना है इसमें से कि ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, पृथ्वी को से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित करते हैं, उष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं, वायुमंडल से उष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। बताएंगे कमेंट करके। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघछन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। तो जिस रात आपके बादल रहेंगे तो उस समय आपको गर्म रातें मिलेंगी अन्य की अपेक्षा। तो इसका कारण क्या है आप बताएंगे सभी। तो उसमें आपको याद रखना है जो वायुमंडल से आपसे उष्मा का अवशोषण करते हैं, वायुमंडल से उष्मा का अवशोषण करते हैं तो उसे क्या है आपका, उसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं, ठीक है, उसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं। क्लियर हो गया, या पृथ्वी से ही आपका रोक के रख देते हैं। तो इसका आपका ये आंसर बनेगा, वायुमंडल से उष्मा का अवशोषण करते हैं और उसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का आपका, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है। तो वातानुकूलित को बोलते हैं एसी, ठीक है, एसी आपको समझ में आ जाएगा, ये आसान शब्द है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है, केवल तापक्रम, आर्द्रता व तापक्रम दोनों, दाब और तापक्रम, आर्द्रता दाब तापक्रम। बताएंगे कमेंट करके कि जो एसी है, एसी एयर कंडीशनर आप बोलते हैं, एसी किसको नियंत्रित करता है, सभी बताएंगे कमेंट करके। तो आपको याद रखना है जो आर्द्रता है और आपका क्या है तापक्रम, आर्द्रता और क्या है आपका तापक्रम, इन दोनों को मेंटेन करके रखता है। क्या, आर्द्रता को यानी ह्यूमिडिटी को, और जो आपका टेम्परेचर है इसको मेंटेन करके रखता है। क्लियर हुआ। तो ये आज का आपका एसएससी पर आधारित आपका मॉक टेस्ट था और मॉक टेस्ट में आपने इसमें अपना प्रदर्शन देखा होगा। तो आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें और एसएससी जीडी की जो आपकी परीक्षा है उसके लिए मॉक टेस्ट के आधार पर आप सभी मॉक टेस्ट में प्रतिभाग करें और ऐसे ही अपना जो स्कोर कार्ड है उसे चेक करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।